हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप देख रहे हैं सिंथेसिस जो है आपको सिखाया जा रहा है, जिसमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना ये आपको सिखाया जा रहा है। तो इसमें जो है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना आप सीख रहे हैं। तो इसमें आप सीखेंगे यूजिंग आपका है यूजिंग एडवर्ब क्लॉज। यूजिंग एडवर्ब क्लॉज आप देख रहे हैं, यहाँ एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग यहाँ करना है। तो एडवर्ब क्लॉज में आप देखेंगे कि एडवर्ब क्लॉज जो है ये वाक्य में एडवर्ब का काम करता है। जैसा कि पहले आपको बताया गया है कि नाउन क्लॉज वाक्य में नाउन का कार्य करता है, एडजेक्टिव क्लॉज वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है, और एडवर्ब क्लॉज जो है वाक्य में एडवर्ब का क्लॉज करता है। एडवर्ब जो है एडवर्ब क्लॉज वाक्य में एडवर्ब का काम करता है। तो यहाँ आप देखेंगे यूजिंग एडवर्ब क्लॉज, इसमें जो है आपका है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस आपका है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस में जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। यहाँ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इसमें जो है आपका सो दैट, इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट और लेस्ट ये आपका क्या है, ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। जैसा कि सो दैट मतलब ताकि, इन ऑर्डर दैट ताकि, लेस्ट मतलब कहीं ऐसा न हो कि, लेस्ट मतलब कहीं ऐसा न हो कि। तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस में यूज किए जाते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट। ये जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस में यूज किए जाते हैं जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। अब जैसे में देख लें, जैसे दिया है he played well, he played well, यहाँ दिया है he played well, he played well, he could win the match, he could win the मैच। ही प्लेड वेल, वह बहुत अच्छा खेला। ही कुड विन द मैच, वह मैच जीत सकता था। और जैसा कि आप जानते हैं कुड मतलब सकता था और सका भी होता है। तो यहाँ हो जाएगा कि वह मैच बहुत अच्छा खेला ताकि वह जो है जीत सके, ताकि वह मैच में जीत सके। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये सो दैट का प्रयोग आपको समझाया जा रहा है। सो दैट का प्रयोग, तो इसमें आप समझ लीजिए, यदि मान लीजिए प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में यदि सेंटेंस है तो मे का प्रयोग करेंगे, मे का यूज करते हैं। और अगर पास्ट टेंस में सेंटेंस हुआ आपका,
पास्ट टेंस में तो मे का पास्ट टेंस क्या हो जाता है? माइट। मे का माइट पास्ट में होता है। प्रेजेंट टेंस होने पर मे का प्रयोग और पास्ट टेंस होने पर माइट का प्रयोग किया जाता है। किसमें? सो दैट में। सो दैट में जो है प्रेजेंट टेंस होने पर मे और पास्ट टेंस होने पर माइट का प्रयोग किया जाता है। मतलब सेंटेंस यदि आपका प्रेजेंट टेंस में है तो मे का प्रयोग होगा, यदि सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में है तो माइट का प्रयोग होगा। तो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है ही प्लेड वेल। ही प्लेड वेल, वह बहुत अच्छा खेला। सो दैट, ताकि वह बहुत अच्छा खेला ताकि वह मैच जीत सके। सो दैट ही माइट विन द मैच। यहाँ आप देख रहे हैं कि ही प्लेड वेल, वह बहुत अच्छा खेला। ही कुड विन द मैच, वह मैच जीत सकता था। यानी ही प्लेड वेल, वह बहुत अच्छा खेला। सो दैट, ताकि वह मैच को जीत सके। ही माइट विन द मैच। इसी तरह से ये पहला था। दूसरा आपको बता दें, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में तो आपका माइट प्रयोग हुआ। क्योंकि माइट क्यों प्रयोग हुआ? क्योंकि इसके पहले जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, ही प्लेड वेल, ये मेन वर्ब का प्लेड जो है सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। यदि ये पास्ट टेंस में है तो इधर जो है मे का माइट हो जाता है, और यदि प्रेजेंट टेंस में इधर का सेंटेंस रहता है तो मे हो जाता है। जैसे ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। दूसरा सेंटेंस आपका है ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। वह कठिन परिश्रम करता है। He can get good marks in the examination, वह कठिन परिश्रम करता है, वह परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ हो जाएगा वह कठिन परिश्रम करता है। He works hard so that, ताकि वह परीक्षा में अच्छे अंकों को प्राप्त कर सके। तो इधर प्रेजेंट टेंस में है तो हो जाएगा सो दैट के बाद he may get good marks in the examination, यानी वह कठिन परिश्रम करता है ताकि परीक्षा में पास अच्छे अंकों को प्राप्त कर सके। वह कठिन परिश्रम करता है ताकि परीक्षा में अच्छे अंकों को प्राप्त कर सके। अब यहाँ आप लिस्ट देख रहे हैं, इन ऑर्डर भी वैसे सेम है, इन ऑर्डर दैट। अब यहाँ लिस्ट में आप देख रहे हैं, लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा न हो कि, ये लिस्ट जो है आपका कहीं ऐसा न हो कि। और लिस्ट वाले में सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए लिस्ट है, इसके बाद प्लस सब्जेक्ट है, प्लस इसके बाद शुड का प्रयोग किया जाता है। मॉडल ऑक्सिलरी शुड का प्रयोग किया जाता है। लिस्ट वाले वाक्य उपवाक्य में शुड का प्रयोग किया जाता है। लिस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड, सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे शुड का प्रयोग लिस्ट वाले में कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कहा गया संभल कर चलो, संभल कर चलो, कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, संभल कर चलो, वॉक केयरफुली लेस्ट कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ, यू शुड फॉल डाउन। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो लेस्ट का यूज हुआ है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहा है। इन ऑर्डर दैट का यूज होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा। सो दैट का यूज होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा। तो इस तरह से आपका जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज यहाँ समझा दिया गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट
नेक्स्ट हेडिंग आपका है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, इसमें भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगेंगे। देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो आपका है ये इसमें क्या हो सकता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में, इसको देखना है। इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपका है इफ अनलेस, इफ है, अनलेस है और वेदर है। इफ अनलेस वेदर, इफ मतलब हो गया यदि, ये अफर्मेटिव में काम करता है। अनलेस माने यदि नहीं, अनलेस मतलब क्या हो जाएगा यदि नहीं, और वेदर मतलब क्या हो जाएगा चाहे, वेदर मतलब चाहे हो जाएगा। तो यहाँ कहते हैं इफ अनलेस वेदर का प्रयोग है, तो जैसे कहते हैं कि तुम जाओ या न जाओ मैं जरूर जाऊंगा, वेदर यू गो और नॉट बट आई विल गो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में आप इफ अनलेस का प्रयोग देख रहे हैं। तो जैसे में समझ लीजिए, जैसे में दिया है फर्स्ट में आपका इट मे रेन, इट मे रेन, वर्षा हो सकती है। वी शैल स्टे, वी शैल स्टे एट होम। इट मे रेन, वर्षा हो सकती है। वी शैल स्टे एट होम, हम घर पर रुकेंगे। वर्षा हो सकती है, हम घर पर रुकेंगे। अब यहाँ सीधा हो जाएगा यदि वर्षा हुई तो हम घर पर रुकेंगे। इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होगी। इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होगी कामा, तो वी शैल स्टे एट होम, यदि वर्षा होगी तो हम घर पर रुकेंगे। यदि वर्षा होगी तो हम घर पर रुकेंगे। इफ वाला सेंटेंस में आपको बताया गया था ट्रांसलेशन में भी। तो ट्रांसलेशन में क्या बताया गया था, ये इफ वाला जो क्लॉज होता है, इफ वाला क्लॉज आपका ये प्रेजेंट टेंस में होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। और ये अदर क्लॉज जो होता है ये आपका फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। इफ क्लॉज या अनलेस क्लॉज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, और अदर क्लॉज जो दिया है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। अब इसी तरह से यदि इसमें अनलेस का प्रयोग आप करना चाहेंगे, अथवा इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यदि अनलेस का प्रयोग करना चाहते हैं, इफ को हटा देना चाहते हैं, अनलेस का प्रयोग करना चाहते हैं, तो चलिए ठीक है, इफ के स्थान पर अनलेस लिख दीजिए। अनलेस हो गया। अब कारा यदि नहीं, इट रेन्स, इट रेन्स, इसका अर्थ हो गया अनलेस इट रेन्स, यदि वर्षा नहीं होगी, यदि वर्षा नहीं होगी तो हम घर पर रुकेंगे, तो हम घर पर नहीं रुकेंगे। ये सीधा हो जाएगा, यदि वर्षा नहीं होगी तो हम घर पर नहीं रुकेंगे। तो वी शैल, क्योंकि यहाँ दे रहा है यदि वर्षा होगी तो हम घर पर रुकेंगे, अर्थात यदि वर्षा नहीं होगी तो हम घर पर नहीं रुकेंगे। वी शैल नॉट स्टे, वी शैल नॉट स्टे एट होम। इस तरह से आपको एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में इफ अनलेस वेदर का प्रयोग बताया गया। तो
वेदर का प्रयोग जो है यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। जैसे वेदर यू रीड और नॉट, चाहे तुम पढ़ो या ना पढ़ो, मैं अवश्य पढ़ूंगा, आई विल रीड। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। अनलेस का प्रयोग है, अनलेस इट रेन्स, यदि वर्षा नहीं होगी तो वी शैल नॉट स्टे एट होम, तो हम घर पर नहीं रुकेंगे। ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। और इसके बाद इफ का प्रयोग है। इफ का प्रयोग है इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल फेल, तो फेल हो जाओगे। तो इस तरह से ये इफ, अनलेस और वेदर का जो यूज है, ये जो कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं इफ, अनलेस, वेदर। जब इनका यूज हम करते हैं दो क्लॉज को आपस में जोड़कर एक सेंटेंस बनाते हैं। दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस हम जब बनाते हैं तो ये क्या करता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। इसके बाद देख रहे हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन में जो है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन, ये जो है इसमें देखना है एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन में। सपोजिशन मतलब ये विरोध हो गया, तो इसमें देखना है सपोजिशन में, विरोध में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, दाउ, आल्दो, इवन इफ, दाउ, आल्दो, इवन इफ, दाउ, आल्दो, इवन इफ, इसमें कंजंक्शन होते हैं। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। जब कभी क्लॉज को दाउ, आल्दो, इवन इफ से जोड़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा, क्योंकि दाउ, आल्दो, इवन इफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। और जब भी हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। अतः यहाँ जो है, जैसे में देख लीजिए, I am uneducated, I am uneducated, I am uneducated, I am still confident, I am still confident, I am still confident। यहाँ कह रहा है आई एम अनएजुकेटेड, मैं अशिक्षित हूँ। आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट, तब पर भी मुझे पूर्ण विश्वास है। तो यहाँ हो जाएगा यद्यप मैं अशिक्षित हूँ तब पर भी मुझे विश्वास है। तो यहाँ लिखेंगे दाउ, यद्यप आई एम अनएजुकेटेड, दाउ आई एम अनएजुकेटेड, यद्यप मैं अशिक्षित हूँ, कामा, फिर भी आई एम कॉन्फिडेंट। आई एम कॉन्फिडेंट, और स्टिल यहाँ से हट जाएगा क्योंकि स्टिल का काम दाउ कर रहा है। तो दाउ का प्रयोग हो गया। इसी तरह से आल्दो का प्रयोग हो जाएगा। इसी तरह से आपका जो है इवन इफ का प्रयोग हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए सिखाया गया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो है नेक्स्ट वीडियो में करवाए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।